हेलो फ्रेंड्स, सत्य नाट्य ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज की आपके जो टेस्ट के टॉपिक थे वो थे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन। तो ये आपके आज के टॉपिक थे। तो चलिए हम जल्दी से आज के आंसर देख लेते हैं, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या है। ये आपका यूनिट 4 जो चल रही है ना, पार्ट बी, पेपर फर्स्ट पार्ट बी, उसका लास्ट टेस्ट है ये। तो देख लेते हैं हम आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था 3 लाइन में आपको आंसर लिखने थे, तो इसमें ए नंबर का क्वेश्चन था एनआईडीएम। एनआईडीएम को समझाना था कि एनआईडीएम है क्या। फिर बी नंबर का क्वेश्चन था जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपको लिखना था। सी नंबर का आपको क्वेश्चन था भोपाल गैस त्रासदी 1984, इसको बताना था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में भी आपसे पूछे गए हैं। प्री में पूछा गया है कि भाई भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल के त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर ही बन चुकी है, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन, आपने कभी देखी हो तो बहुत बड़ी त्रासदी थी है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। कंपनी कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई है, जिस कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, वो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड उसका नाम था कंपनी का, और उसका जो प्रमुख था वो अमेरिका का था। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे प्री में अभी भी पूछा सकती हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन थे। 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना था। आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। 7 से 8 लाइन में आपको लिखना था। तो भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना को समझाना था। तो भारत में जो आपदा प्रबंधन है उसकी संस्थागत संरचना क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको केवल संस्था के नाम दे देना, तो 5 मार्कर में आप इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। तो आपको जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड संस्थाएं थी उनको आपको लिखना था। बी नंबर का क्वेश्चन था उत्तराखंड भूस्खलन 2013 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। उत्तराखंड में 2013 में भूस्खलन हुआ था, उस पर क्या करना था? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तीसरे नंबर का आपको क्वेश्चन था 200 शब्दों का क्वेश्चन था। 200 शब्दों का क्वेश्चन 11 मार्क का क्वेश्चन था आपका। 11 मार्कर 2 पेज में आपको लिखना था इसको। तो जीवन रक्षक कौशल से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन में इसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आपदा प्रबंधन होता है जब आपदा कहीं पर आ जाती है तो फिर वहाँ पर क्या होती है? एनडीआरएफ की टीम जाती है। ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, आपने नाम सुना होगा एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ काम करती है, सीआरपीएफ भी काम करती है साथ साथ, समझ रहे ना, सेना भी आती है। ये सब आपदा से क्या कहते हैं? लोगों को बचाते हैं। तो ये जिस प्रकार से काम करते हैं उसके कुछ कौशल होते हैं, उनको बोलते हैं जीवन रक्षक कौशल। ठीक है, वो जो राहत कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर वो कौशल होने चाहिए। तो उन कौशलों की आपको बात करनी थी इसमें। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। आंसर क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ जो लोग भी 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आज के हम आंसर देख लेते हैं कि आज के आंसर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका एनआईडीएम। तो एनआईडीएम को आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया? इसकी स्थापना बता दी कि इसकी स्थापना कभी 1995 में। फिर मैंने क्या बता दिया? मुख्यालय बता दिया इसका, नई दिल्ली। मंत्रालय बता दिया किस मंत्रालय के अंतर्गत है एनआईडीएम? गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके अध्यक्ष बता दिए कि एनआईडीएम जो होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। फिर मैंने इसका कार्य बता दिया कि आपदा प्रबंधन तथा बचाव के लिए सरकार को परामर्श देना। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इतने से 3 लाइन से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। और 3 लाइन में भी आप ये देखो, मैंने इसमें कम से कम 5 फैक्ट दे दिया। 5 फैक्ट मैंने दे दिए तो वो 3 नंबर मुझे देगा। और मेरी कॉपी के बाद जो भी कॉपी होंगी यदि उसमें उसको इतने फैक्ट नहीं मिलेंगे तो सबके वो 2.5 नंबर करता आएगा। तो इस प्रकार से एमपीपीएससी में कॉपी चेक होती हैं। पहली कॉपी यदि उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उसके बाद में उससे उससे तुलना की जाती है अन्य कॉपियों की, एक माइंडसेट बन जाता है सामने वाले का। उसने यार 5 फैक्ट लिख दिए थे, और क्या कहते, उसने भाई स्थापना बता दी, मुख्यालय बता दिया, उसने मंत्रालय बता दिया, उसने अध्यक्ष बता दिया, उसने कार्य भी बता दिया उसने। ठीक है, तो मैं क्यों ना, मैंने उसको 3 नंबर दिए, तो बाकी के मुझे आधा नंबर तो काटनी चाहिए। तो इस प्रकार से माइंड सेट बन जाता है चेक ईयर का। और आपको बता दूँ 3 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं आपकी कॉपी किस प्रकार से चेक होगी। 3 मार्कर क्वेश्चन यदि आपने बेकार लिखे हैं तो आगे आने वाले जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन, 11 मार्कर क्वेश्चन, उन पर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट जाने वाला है। वो 3 मार्कर क्वेश्चन को जो चेक ईयर होता है वो अच्छे से पढ़ेगा, उसको मज़ा नहीं आएगा तो उस आपके बारे में क्या करेगा? माइंड सेट बना लेगा कि यार इसने 3 मार्कर इतने बेकार लगे हैं, 5 मार्कर क्या अच्छे लगेगा, 11 मार्कर क्या अच्छे लगेगा। फिर वो बिल्कुल ही मेहनत खर्च नहीं करेगा आपकी कॉपी चेक करने में,
फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार आपका सब बिगड़ जाएगा। तो 3 मार्कर में बिल्कुल भी कभी भी गप फालतू चीज़ें मत लिखना। कुछ नहीं आ रहा तो भाई छोड़ के आना उसको। 3 मार्कर में जैसे 1 2 3 मार्कर आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसमें उटपटांग कुछ मत लिखना। तो बहुत ही सावधानी से करना। 3 मार्कर आपकी सफलता की कुंजी है। आपका पेपर को सही चेक कराने में सबसे महत्वपूर्ण 3 मार्कर। कई लोगों के एक्सपीरियंस है MPPSC में, तो उन्होंने 3 मार्कर गलत लिख दिए थे, ठीक है ना। और फिर आगे जाकर उन्होंने अच्छे आंसर दिए। 6 मार्कर पहले चलते थे, 6 मार्कर और 15 मार्कर, लेकिन उनके उस हिसाब से वो चेक नहीं हुए। तो 3 मार्कर से माइंड सेट बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको करना था। ये आपका A नंबर का क्वेश्चन हो गया। B नंबर का आपका क्वेश्चन है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बताना था, ठीक है। यह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। पहली मैंने हेडिंग बता दी, पहला मैंने पॉइंट बता दी कि यह है क्या, जिला आपदा प्रबंधन। तो क्या है ये, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। अध्यक्ष बता दिए मैंने, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब जो 4 अन्य सदस्य होते हैं वो भी स्पेसिफाइड हैं, लेकिन इसमें हम लिख नहीं पाएंगे पूरा। तो मैंने बता दिया कि जिला कलेक्टर व 4 अन्य सदस्य। फिर उसके बाद में नीचे मैंने लिख दिया कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना। अब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक आपको लिखना था, तो एक आपने लिख दिया, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना। इस प्रकार से आप लिखोगे इसको तो 3 लाइन, 3 आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था ये। फिर भोपाल गैस त्रासदी को लिखना था। तो 3 मार्कर में लिखना तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता कि 1984 की भोपाल गैस कांड को किस प्रकार लिखें। तो देखो ज़्यादा नहीं पड़े उसमें, अपन सीधा सीधा लिख दिया अपन ने कि 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में घटित एक भीषण औद्योगिक दुर्घटना। तो भोपाल गैस त्रासदी क्या है, औद्योगिक दुर्घटना। एक औद्योगिक त्रासदी है, एक सदी की सबसे बड़ी त्रासदी भी मानी जाती है औद्योगिक त्रासदी, भोपाल गैस कांड, ठीक है ना। लोग बताते हैं कि उस समय साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया बाद में कि मिथाइल आइसोसाइनेट जब वातावरण में फैल गई थी, यदि उस समय क्या हो जाती, बारिश हो जाती, जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाता। बारिश से क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट का इफेक्ट कम हो जाता। आप चाहो तो इस पूरी घटना को अब भोपाल प्रेयर फॉर रेन, ठीक है ना, एक पिक्चर बनी है, राजपाल यादव ने उसमें काम किया है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो उसका पिक्चर का नाम इसलिए क्यों रखा गया, भोपाल अब प्रेयर फॉर रेन, ठीक है ना। यदि रेन हो जाती, उस समय वर्षा हो जाती, तो उसका मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या होता, प्रभाव कम हो जाता। कारण कारण क्या थे, तो कारण मैंने लिख दिया मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। ये कारण है भाई, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या है, रिसाव हुआ। परिणाम मैंने लिख दिया 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोग अंधेपन व शारीरिक अपंगता से शिकार हुए। तो 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोग अंधेपन व शारीरिक अपंगता के शिकार हुए, ठीक है ना। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने इस गैस कांड के बाद में गैस राहत मंत्रालय का भी गठन किया था। अभी शायद वर्तमान में विश्वास सारंग जो हैं भोपाल में नरेला विधायक जो हैं, वो शायद क्या कहते हैं गैस त्रासदी मंत्री हैं, ऐसी कुछ करके कोई पोस्ट है, ठीक है ना, ऐसी कोई मंत्रालय है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखो, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नंबर का क्वेश्चन था आपका, भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना समझानी थी कि संस्थागत संरचना कौन कौन सी है। तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया भाई 5 मार्कर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लिख सकता। हाँ मैं इतना कर सकता था 5 मार्कर में कि मैं इस प्रकार से डायग्राम बना सकता था, इस प्रकार से छोटा सा डायग्राम बना के मैं लिख सकता था। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, इस प्रकार का डायग्राम बना दो, समझ ना, इस प्रकार का डायग्राम बना के आपको लिखना था, या फिर इस प्रकार का डायग्राम बना दो ये वाला। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देख लेते हैं भाई संस्थागत प्रयास कौन कौन से हैं, संस्थागत संरचना कैसी है आपदा प्रबंधन के लिए देश में। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो क्या आता है, सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है, तो मैंने लिख दिया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर मैंने लिख दिया राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, आपदा प्रबंधन पर एक कार्यकारी समिति भी होती है, वो लिख दी मैंने। फिर मैंने लिख दिया राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है ना। फिर राज्य कार्यकारी समिति भी आती है, फिर उसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन। फिर मैंने लिख दिया जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर उसके बाद में मैंने क्या लिख दिया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इसको आपको यही है NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये मैंने आपसे पूछा 3 मार्कर में, पहला क्वेश्चन आपका NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। फिर मैंने बता दिया राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, तो ये NDRF है, NDRF को शायद फुल फॉर्म में गलत बता गया था आपको,
तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका शायद फुल फॉर्म है, देख लेना आप। तो राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, तो ये आपका था। तो इस प्रकार से आपकी क्या संस्था का संरचना है, तो इस प्रकार से आपको करना था। बी नंबर का क्वेश्चन देख लो भाई। बी नंबर आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड भूस्खलन 2013 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, उत्तराखंड भूस्खलन पर। तो देख लो भाई शुरुआत किस प्रकार हुई, क्या हुआ। तो जून 2013 में लगातार भारी वर्षा से उत्तराखंड के 4 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिथौरागढ़ में जो तबाही हुई उसने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। पहले मैंने एक इंट्रो दे दिया कि भाई क्या हुआ था, तबाही हुई थी, कहाँ पर हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड में कौन से जिलों में हुई थी, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, इनके मैंने नाम लिख दिए। फिर मैंने कारण बताया, कारण क्या था। तो उत्तराखंड के 4 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिथौरागढ़ में लगातार 3 दिनों से बादल फटने के कारण उत्पन्न हुआ, जिससे पांचों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा हेमकुंड साहब से प्रभावित होने वाली सभी नदियों में आकस्मिक बाढ़ आ गई। तो क्या हुआ, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी और फिर बादल फट गए। तो बादल फटने के कारण क्या हुआ, तो क्या हुआ, भूस्खलन उत्पन्न हुआ। अब इससे क्या हुआ, 5 धाम जो थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, यहाँ से प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं, उनमें आकस्मिक बाढ़ आ गई। फिर क्या हुआ, व्यापक भूस्खलन हुआ। अब बाढ़ आ गई एकदम से, तो क्या होगा, भूमि का कटाव होगा, एकदम से मृदा का अपरदन होने लगेगा। तो मृदा अपरदन नहीं है बड़े लेवल पे, उसको भूस्खलन बोलते हैं। भूस्खलन में क्या होता है, एक पहाड़ सा बना रहता है, आप देख रहे हो अभी ये पहाड़ बना हुआ है, कुछ देर बाद आप देखोगे भूस्खलन क्या होता है। ये मान लो ये रोड गई, ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से मिट्टी खिसकी और ये मिट्टी यहाँ आके गिर गई रोड पे, यही है भूस्खलन, समझ रहे आप। तो ये भूस्खलन है, इस प्रकार से भूस्खलन होता है। फिर उसके दुष्प्रभाव देख लो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 5-6 लाइन के ऊपर चला गया, 7-8 लाइन से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। तो आप ये दुष्प्रभाव में इसको आप 2 पॉइंट लिख सकते थे, 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको इसमें ज़्यादा पॉइंट लिखा दिए। तो देख लो कैसे, पाँचों क्या हुआ, जिसका दुष्प्रभाव क्या हुआ भूस्खलन का, 2013 में जो भूस्खलन आया उत्तराखंड में। तो सबसे पहले क्या हुआ, 5 धामों को जोड़ने वाली सड़कें बाढ़ एवं भूस्खलन के सैलाब से बह गईं, जिससे आवागमन के साधन समाप्त हो गए। सड़कें बह गई, आवागमन बंद हो गया। उत्तराखंड में भूस्खलन से संचार व्यवस्था, जलापूर्ति व्यवस्था और बिजली व्यवस्था समाप्त हो गई। जलापूर्ति, बिजली सब चला गया। नदियों में आई बाढ़ के कारण हजारों श्रद्धालु तथा स्थानीय निवासियों द्वारा पर्यटकों को बहा ले गई। अब नदियों में जो बाढ़ आई वो हजारों श्रद्धालु, यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा करेक्ट कर लेना, नदियों में आई बाढ़, यह हटा लेना, नदियों में आई बाढ़ हजारों श्रद्धालुओं तथा स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों को बहा ले गई। तो के कारण जो बीच में लिखा है ना, ये के कारण, इसको हटा देना, गलत लिख गया, मिसप्रिंट हो गया। तो नदियों में आई बाढ़ हजारों श्रद्धालुओं को तथा स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों को बहा ले गई अपने साथ में। भूस्खलन एवं बाढ़ से 1 लाख लोग फंस गए, ठीक है ना, और 6000 से अधिक लोग क्या हो गए, मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। तो ये इसके दुष्प्रभाव, इस प्रकार से आपको करना था। तो होगा आपको 5 मार्क का क्वेश्चन। फिर देख लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन है वो है जीवन रक्षक कौशल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और आपदा प्रबंधन में इसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, 11 नंबर का क्वेश्चन, 2 पेज में आपको लिखना था। जीवन रक्षक कौशल से आप क्या समझते हैं, आपदा प्रबंधन में इसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत की है। तो संकट की स्थिति में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की आवश्यकता होती है। जो आरएसएस वाले स्वयंसेवकों की बात नहीं हो रही, उन सेवकों की बात हो रही है जो स्वयं आगे आते हैं, ठीक है ना, और आगे आके क्या करते हैं, बचाव कार्य करते हैं। आरएसएस भी करती है, बचाव के कार्य करती है, आरएसएस भी करती है, और भी कई संस्थाएं हैं आरएसएस जैसी, रेड क्रॉस हो गई, ठीक है ना, ये भी आती है एनडीआरएफ के साथ में, रेड क्रॉस जाती है, आरएसएस जैसी संस्थाएं जाती हैं। ये स्वयं सेवक हैं, खुद सेल्फ, कि हम जाएंगे सेवा करेंगे। तो संकट की स्थिति में बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक और मानव जनित संकटों का सामना करने के लिए जीवन रक्षक कौशलों के बारे में जानकारी आवश्यक है। जीवन रक्षक कौशल क्यों जरूरी हैं, संकट की स्थिति में ज़रूरी हैं, ठीक है ना, उनके सामना करने के लिए ज़रूरी है। खोज और बचाव कार्य एवं प्राथमिक उपचार के उपायों से कई बेशकीमती जीवन बचाए जा सकते हैं। खोज, लोग
का अता पता नहीं चलता, लैंडस्लाइड में कहाँ चले गए, बाढ़ में कहाँ चले गए, उनकी खोज, बचाव कार्य, और जो लोग क्या हो गए, जिन लोगों को क्षति पहुंची है उनका प्राथमिक उपचार, इन सब से क्या होता है, कई जीवन बचा जा सकते हैं। तो यही क्या है, जीवन रक्षक कौशल है। किस प्रकार से उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए, किस प्रकार से उनको बताया जाए कि बचाव कार्य किस प्रकार करना है, किस प्रकार उनको ट्रेन किया जाए कि वो लोगों को खोज सकें। वहाँ पर डॉग स्क्वाड भी आता है, ठीक है ना, वो भी कुत्ते सूंघते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ पर हैं, कोई दबा हुआ है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। मानव जाति अति प्राचीन काल से ही आपदाओं से जूझ रही है। जीवन रक्षक कौशल में आपदाओं का सामना करने के देशी तरीकों की जानकारी भी शामिल है। तो देशी तरीकों के जानकारी भी शामिल है, तो इस प्रकार से करना, देशी तरीकों की भी, ठीक ना, के भी जानकारी शामिल है। अब इन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। जीवन रक्षक कौशल इन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। तो देखो मैंने जितने बताए हैं इससे ज़्यादा होते, आपको वो चीज़ खुद से भी लिख सकते हैं आप, जीवन रक्षक कौशल क्या होते हैं। तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, इसका जो आंसर है लेंदी हो गया, आपको इसको अपने हिसाब से काट पीट के छोटा कर लेना, 2 पेज के हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है ना। तो देख लो, खोज एवं बचाव कार्य संबंधी कौशल। तो एक कौशल आपके पास होना चाहिए, कौन सा कौशल होना चाहिए, खोज एवं बचाव कार्य संबंधी कौशल। आपदा प्रबंधन के कार्य में खोज एवं बचाव कार्य की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह खोज एवं बचाव कार्य दल की शक्ति, क्षमता और कार्यकर्ता पर निर्भर करता है कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। तो खोज एवं बचाव कार्य संबंधी क्या होना चाहिए, कौशल होने चाहिए। मान लो कोई एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम गई कहीं बचाव कार्य के लिए, अब वो स्किल नहीं है, उसको खुद पता नहीं है खोज और बचाव कार्य करना कैसा है, तो वो कर पाए ये काम। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये। फिर देख लो आगे, खोज और बचाव कार्य को परिभाषित करना। अब खोज और बचाव कार्य को बताना कैसे। खोज एवं बचाव का काम एक तकनीकी स्वरूप का कार्य है, ठीक है ना। क्या है, एक तकनीकी स्वरूप का कार्य है। इसे किसी व्यक्ति या विशेष के रूप में प्रशिक्षित कार्मिकों के ऐसे दल द्वारा किया जाता है जो अपना जीवन खतरे में डालकर विविध परिस्थितियों में हताहत लोगों का जीवन बचाने एवं उनकी देखभाल का कार्य करते हैं। तो खोज एवं बचाव कार्य क्या होता है, ये इसमें बताया गया। ये खोज एवं बचाव का काम एक तकनीकी स्वरूप का कार्य है। तो खोज एवं बचाव कार्य की परिभाषा से मतलब है कि यह काम जो है तकनीकी स्वरूप का काम है। इसकी परिभाषा बताइएगी कि इसको किस प्रकार डिफाइन करोगे। और ऐसे किसी व्यक्ति या विशेष के रूप में प्रशिक्षित कार्मिकों के ऐसे दल द्वारा किया जाता है जो अपना जीवन खतरे में डालकर विपरीत परिस्थितियों में हताहत लोग मतलब प्रभावित लोगों को का जीवन बचाने और उनकी देखभाल का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये उसकी परिभाषा। फिर खोज एवं बचाव दल के उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य होते हैं क्षतिग्रस्त इमारतों अथवा चक्रवाती तूफानी हवाओं के कारण टूटी इमारतों के मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना। तो भाई चक्रवाती तूफानी हवाओं के कारण फंसे लोग हों, लैंडस्लाइड से फंसे हुए लोग हों, बाढ़ के लोग हों, ठीक है ना, तो उनमें क्या कहते हैं, उनको बचाना। फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना और इन्हें चिकित्सा के लिए भेजना। तो ये सब क्या है, इसके उद्देश्य हैं, समझ रहे ना आप। उनको निकाल लिया, अब निकाल के वहीं बैठाना थोड़ा ना, उनको जल्दी से जल्दी रेफ़र करना है तो उनकी तबीयत ख़राब है। तो इस प्रकार से ये जिसके उद्देश्य हैं। फिर देख लो, खोज व बचाव कार्य की प्रक्रिया टीम का गठन। तो एक और चीज़ होती है, प्रक्रिया टीम का गठन किया जाता। तो उसमें कैसे लोग होते, ईमानदार, दिलो दिमाग से चुस्त दुरुस्त, पेशे की दृष्टि से दृढ़ संकल्पी पुरुष एवं महिला स्वयं सेवक जिनका शारीरिक डोल डोल अच्छा हो, जो कोई संकट उत्पन्न होने पर पूरी क्षमता और तत्परता के साथ काम करने की इच्छा रखते हों, ऐसे लोगों को बचाव टीम में शामिल कर सकते हैं। पुरुष एवं महिला स्वयंसेवकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, कम से कम स्थानीय भाषा पढ़ना लिखना जानते हों, भूतपूर्व सैनिक अथवा सेना कार्मिकों और ग्रामीण दस्तकारों अथवा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये बता रहा है कि भाई किस प्रकार के लोग इस प्रक्रिया टीम में होने चाहिए, समझ ना। तो उनके गुणों को बताया गया है कि किस प्रकार के लोग होने चाहिए प्रक्रिया टीम में, ठीक है ना। और स्थानीय लोग होते हैं, जैसे कोई एरिया है जहाँ पे बाढ़ हमेशा आती है, बाढ़ का खतरा रहता है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी ट्रेन करना ज़रूरी है कि वो खुद अपना बचाव कर सकें और मान लो कोई और फंस जाता है वहाँ पर तो उनका भी बचाव कर सकें। तो इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है बचाव दल के कर्तव्य। अब बचाव दल के कर्तव्य क्या है। किसी बचाव दल का पहला काम होता है कि वह प्रभावित इलाके का अच्छी तरीके से सर्वेक्षण कर ले
ताकि समय की बचत हो सके और इससे प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करने में मदद मिल सके। तो किसी बचाव दल का क्या होता है, पहला काम यह होता है कि वह प्रभावित इलाके का क्या कर ले, अच्छी तरीके से क्या कर ले, सर्वेक्षण कर ले। अब सर्वेक्षण कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वह कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, कहाँ पे ज़्यादा काम करना है। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी। बचाव दल के लिए ज़रूरी है कि वह क्षति की मात्रा, प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने के मार्ग, क्षति के ब्यौरे के बारे में सूचना एकत्र करें, ठीक है ना, और यह जानने का प्रयास करें कि क्या और अधिक क्षति होने की संभावना है। अब क्षति का ब्यौरा लेगा, वो क्षति का पता करेगा, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, उसको पता चलेगा भाई किस प्रकार से हमें काम करना है, किस लेवल का काम करना है, कितनी एम्बुलेंस चाहिए हमें, कितनी एयर एम्बुलेंस चाहिए हमें। एयर एम्बुलेंस होती है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को पहुँचाते हैं, कितनी चाहिए हमें, कितनी सेना की जरूरत है, कितनी CRPF की जरूरत है, NDRF की कितनी टीमें चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। फिर तीसरा, योजना। तो योजना बनाना भी बहुत ज़रूरी होता। तो देख लो, ये सब क्या है, कौशल हैं ये, जो आप पढ़ रहे, जीवन रक्षक कौशल हैं। बचाव कार्य टीम भावना से किया जाता है और परिस्थिति के अनुकूल जवाबी कार्रवाई करने के लिए टीम के सदस्यों में तालमेल और योजनाबद्ध ढंग से काम करने की भावना होनी चाहिए। टीम भावना होनी चाहिए उनके बीच में, तालमेल होना चाहिए उनके बीच में। खतरे का आकलन करने के बाद बचाव दल निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर बचाव के लिए समुचित योजना बनाने की स्थिति में होगा, ठीक है ना। मानव शक्ति, उपकरण, तरीका। उसको तरीका बताओ, मानव शक्ति बताओ, हमारे पास कितनी वर्क फोर्स है, हमारे पास कौन कौन से उपकरण है, कितने उपकरण है, तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो योजना बनाएगा। थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन कर दिया। मानव शक्ति देख लो। उपलब्ध रहने पर बचाव दल कुशल व्यक्तियों का उपयोग कर सकता है और आवश्यकता बचाने के लिए रस्सियों, सीढ़ियों, बांस अथवा छड़ों, स्ट्रेचरों पर पड़ने वाले स्थानीय समुदाय की सहायता ले सकता है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों की क्या होती ज़रूरत पड़ती है, मानव शक्ति में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक। और किसके माध्यम से मानव शक्ति काम करती है, ये भी। उपकरण देख लो। प्रभावित सामान में पीड़ितों को बचाने के लिए रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, बांस अथवा छड़ों, स्ट्रेचरों, नौकाओं आदि का होना जरूरी है। कभी कभी यह सामान संकट स्तर पर बचाव दल को उपलब्ध नहीं होता। सामना लिखा है, सामना को करेक्ट कर लेना, सामान है, तो यह सामान संकट स्थल पर बचाव दल को उपलब्ध नहीं होता है। अतः बचाव दल बैरलों, टिन के डिब्बों, ट्यूबों आदि जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग भी करते हैं। अब ये जो उपयोगी सामान है उस जगह पर वो बताए गए हैं, और यदि ये उपलब्ध नहीं होते तो कभी कभार काय का उपयोग करते लोग, टीन के डिब्बों का उपयोग करते लोग, कह रहा हूँ सॉरी, बचाव दल जो होता है ट्यूब का उपयोग करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तरीका, बहुत से तरीके हैं जो पीड़ित को बचाने के कार्य में उपयोगी साबित होंगे। घायल व्यक्ति की हालत, उसे लगी चोट की गंभीरता और घायल व्यक्ति को किस हालत में पाया गया है, इन सब बातों के आधार पर बचाव कार्य का तरीका तय किया जाता है। तो भाई घायल कितने लोग हैं, उनकी क्या हालत है, उनको किस प्रकार की चोट लगी है, ठीक है ना, किस हालत में वो मिले हैं, तो इन सब से क्या पता चलता है कि बचाव कार्य का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से करना है। इमीडिएट काम करना है, तुरंत रिस्पॉन्स, निकालो सीधे एयर एम्बुलेंस में बिठा लो और सीधे हॉस्पिटल, समझ रहे ना आप, तो इस प्रकार से। तो ये सब क्या है, आपके जीवन रक्षा कौशल, इस प्रकार से आपको करना था। लास्ट में आप चाहो तो एक निष्कर्ष लिख सकते हो, छोटा सा निष्कर्ष लिख दो कि अतः हम कह सकते हैं कि जीवन रक्षा कौशल आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन रक्षक कौशल का अतः हम कह सकते हैं कि जीवन रक्षक कौशल का आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है। और इस क्वेश्चन, इस मॉडल आंसर को जो आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये आपका 2 पेज से ऊपर चला जाएगा, तो इसको अपने हिसाब से क्या कर लेना, छोटा कर लेना। और भी हेडिंग आप बना सकते हो जीवन रक्षक कौशल में, वो आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये सब, ये आपके आज के मॉडल आंसर थे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।